Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. जी आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 10th of February 2024। प्रैक्टिस के अंदर ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। इंग्लिश ऐसे के ऊपर, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन पर क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी। आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर आपका फोकस रहेगा हमारा। तो इन एरियाज को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे होंगे। ये है जी आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। और इस लेक्चर के अंदर 1, 2 एंड 3 ये 3 एडिटोरियल मैं आपके साथ क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा इनका। और बाकी ये वाला जो सेक्शन है जिसके अंदर आपके ओपिनियंस वगैरह आते हैं, इसके लिए आप लोगों ने इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। और बाकी जो है पीडीएफ लिंक जो है इस लेक्चर का, टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल जो व्हाट्सएप है उसका लिंक भी है, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और चैप्टराइजेशन आपकी आसानी के लिए 3 चैप्टर्स इसके बना देंगे क्योंकि 3 ही टॉपिक हैं ये। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जनाब टुडे जो क्वेश्चन आपके लिए है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली कितनी है ये आपने बतानी है। कमेंट करके आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं जी, कुछ प्रीवियस डेज के जो एडिटोरियल्स हैं वो अपलोड नहीं हुए थे, लेक्चर्स मिस थे। और उसकी वजह ये थी कि आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं और जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो सारे जो है रूटीन से हट कर जो है वो मामलात में मसरूफ थे। सो दैट्स वाई जो ये काम हुआ कि हम जो है इन लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे कंटिन्यू करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए ये लेक्चर जो है शेयर किया जाएगा। फर्स्ट है रिस्पेक्ट द मैंडेट। बात कोई नहीं इसके अंदर, वो यही कह रहा है कि भाई जो जीत गए हो उनको, और जो हार गए हैं वो हारने वाले हार मान लें, जीतने वाले जीत मान लें, और जो है मुल्क को आगे लेकर चलें। अब इस लड़ाई में ना पड़ जाना है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, इस तरह की बात करता है। और साथ में वो ये भी बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पीटीआई का जो है बहुत ज्यादा क्रैकडाउन किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई है वो लीड ले रही है। इसका मतलब है कि लोगों को डेमोक्रेसी के ऊपर क्या है, यकीन है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर अभी भी यकीन है और इस वजह से लोग वोट डालने के लिए आए। और इस वक्त जो पीटीआई के बारे में वो ज्यादा बातें करता है कि जो पीटीआई है वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी है लोगों की नजर के अंदर, कि जिसको इतना ज्यादा यानी कि उसका सिंबल भी वापस ले लिया। वही पुरानी वाली स्टोरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाएंगे, लिहाजा जो है इसका जो सिंबल है इसको वापस ले लिया गया बैट का। तो उसके बाद इसके जितने भी पीटीआई एज ए पार्टी वो इलेक्शन में नहीं जा सकी, और इसके जितने भी पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट हैं उनको इंडिपेंडेंट सिंबल अलग अलग सबको क्या किया गया, सिंबल दिया गया और सारे इंडिपेंडेंट वो खड़े हुए। और अब इलेक्शन हो गया 8 फरवरी को, और उसके बाद हमारे सामने ये आता है जी रिजल्ट कि इलेक्शन के बाद जो इंडिपेंडेंट हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा सीटें ले गए हैं। और ये इंडिपेंडेंट कौन है, जो कि पीटीआई जिसकी बैक पर खड़ी है। तो यानी कि सिंबल ना होने के बावजूद ये लोग जो हैं इतने ज्यादा जो है ये सीटें ले गए हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है अभी वो जिंदा है, यानी कि वो अभी एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है। और ये जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसकी फ्रंट पेज की पिक्चर है जिसके ऊपर उन्होंने टाइमिंग दी है वो दी है 2:15 AM, कि सुबह 2:15 बजे तक जो भी 10th फरवरी को रिजल्ट्स उनके पास थे उनके मुताबिक उन्होंने छाप दिया है। जो लेटेस्ट फिगर है वो भी मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग 69, पीपी जो है 52, पीएमएम। अब यहाँ पर यही हमारे पास सामने नजर आ रहा है कि इसके पास मेजोरिटी तो है, बट जो एक सिंपल सी बात है वो ये है कि अब ये दोनों जो हैं, ये जहर है, ये काफ वाले, ये वाले ये सारे के सारे सपोर्ट करेंगे इसको, जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन का रिजल्ट था। ठीक है ना, अब ये वाले भी, ये सारे के सारे इसको सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे, आपको पता है कि ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी बैक पे है। और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी भी अल्टीमेटली मतलब ये है कि अब ये मेजोरिटी सीट्स तो ले गया है, लेकिन आगे फिर जो गवर्नमेंट बनेगी इनको मिलाकर वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाने के चांसेस ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पीटीआई को पावर में अगर आ गई तो फिर बड़ों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सॉरी, कहता क्या है जी, वो कहता है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है 2024। पब्लिक जो है
वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर उन्होंने अपना जो है शो करवाया है कॉन्फिडेंस, और वो आए हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अभी भी कई जो क्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो चाह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो जो है पीछे रह जाए, वो उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन वो इसी तरह कहता है कि ये पहले भी हुआ, जैसे पीटीआई का क्रैकडाउन की स्टोरी मैंने आपको सारी सुना दी, वो भी हुआ, लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि लेकिन स्टिल पीटीआई बैक जो वोटर्स हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, पीटीआई का सिंबल जो है बन चुकी है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुकी है। मच एंगर है अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लोगों का बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा है। ओपनली जो है एस्टेब्लिशमेंट ओपन एंड कांस्टेंट इंटरफेरेंस इन सिविलियन मैटर्स, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है सिविलियन मैटर्स के अंदर ये इंटरफेरेंस कर रही है, और लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा है, और लोग चाहते हैं कि ये अब अपना काम करे और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। और इस वजह से जो पीटीआई को इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, उसको चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट करे, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज्वाइन करने दिया जाए, उनको ऊपर प्रेशर ना डाला जाए किसी किस्म का, या कोई नई रेजिस्टेंस ना उनके सामने लाकर रख दी जाए। दूसरा ये है कि जहर है, अब ये आपके सामने मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं, तो ये अब कोalition गवर्नमेंट ही बननी है, और ये हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट जो है वो गवर्नमेंट नहीं, एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट, वन पार्टी गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं बन सकती। ये सो कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी, एक वीक गवर्नमेंट बनेगी जो भी बनेगी। ठीक है, ये पहले भी बताया जा चुका था, और अब यही रियलिटी हमारे सामने है। आप प्रीवियस लेक्चर सुने, उसके अंदर जो राइटर्स हैं उन्होंने पहले से नॉमिनेट कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान में एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी जो कि एक वीक गवर्नमेंट होगी, और जब ये सारे के सारे मिलकर बनाएंगे तो अल्टीमेटली इट इज जस्ट लाइक अ पीडीएम गवर्नमेंट। जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना, वही गवर्नमेंट पाकिस्तान में समझ ले आने वाली है। हाँ, अपोजिशन में ये हो सकते हैं आ जाएं, और फिर थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जो है वो एक वीक गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है। तो अलायंस शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि अब जो है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो भी मिलकर अलायंस बनाकर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं उनको भी फैसिलिटेट करे, और गवर्नमेंट बनाए, और पाकिस्तान को इस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकाले। ठीक है जी, ये थी इसके अंदर डिस्कशन। और बाकी ये रहा जो लेटेस्ट है, अब इसमें 91 जो हैं वो पाक पीटीआई के हैं, 71 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, और पीपी के हैं 53 हैं। 250 जो है आउट ऑफ 266, 250 का जो है अनाउंस कर दिया गया है जो रिजल्ट्स हैं, और आस्ता आस्ता ये बाकी रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका जो फर्स्ट ओपिनियन था एडिटोरियल, जिसके अंदर उसने बताया करंट सिनेरियो को पेपर पर्सपेक्टिव में। अगर इसी डिबेट को मैं लेकर जाऊं तो मेन टॉपिक है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हर्डल्स क्या क्या हैं? एक तो ये अनइलेक्टेड फोर्सेस जो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस करती हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस है अनइलेक्टेड फोर्सेस की, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की। और इसके अलावा आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बड़ा ही कमजोर किस्म का अदारा है। ठीक है, इसने अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं किया। केयर टेकर गवर्नमेंट जिस काम के लिए आई थी वो छोड़ के उसने भी सारे वो दूसरे काम सारे कर दिए हैं। लेकिन जो काम केयर टेकर गवर्नमेंट की लिमिट्स थी उससे बाहर निकल निकल कर उन्होंने अपनी जो है काम किए हैं। जुडिशरी जो अपना रोल है वो भी सही तरीके से अदा नहीं किया, फेल हो गई है ये भी एक किस्म की। क्यों हो गई है आपके सामने ही है कि अब जो पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उसका सिंबल वापस ले लिया। क्यों ले लिया? अल्टीमेटली इसके प्रेशर की वजह से, ये भी इसके प्रेशर की वजह से, ये भी इसके, इस तीनों के तीनों जो ये वाली फोर्स है ना, इसके प्रेशर की वजह से अपना काम सही तरह नहीं कर पाते। तो ये है जी आपका पहला एडिटोरियल। दूसरा है आर्के पोल सिस्टम। आर्के बेसिकली तो था ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का पुराना पोल सिस्टम। पोल सिस्टम क्या जी? इलेक्शन वोट आपने कास्ट करना है। तो इसके अंदर वो बात ये करता है कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेन बात करता है, तो कहता है कि इसने ना पहले भी 2018 के अंदर भी जब इलेक्शंस हुए तब भी रिजल्ट डिले कर दिए, 2024 के अंदर जब हुए तब भी रिजल्ट डिले कर दिए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बड़ा ही कमजोर किस्म का दायरा है, इसको ताकत देने की जरूरत है। और ये पिक्चर है टुडे, जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जनाब मैं कसम खाता हूं कि मैंने पोल जो है फ्री एंड ट्रांसपेरेंट करवाए हैं। ठीक है, और जितने करवाए हैं वो आप सबको पता ही है, यू आर आल्सो पाकिस्तानी, और आप सब में से मेजोरिटी तो वोट्स देने गए भी होंगे, और उन्होंने वोट दिया भी होगा, और उन्होंने वहां पे देखा भी होगा कि क्या सूरत हाल है, और उसके बाद जो है मीडिया के ऊपर आप सुन भी रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कहता है inability to transmit results on time due to nationwide mobile phone network suspension। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो टाइम पर रिजल्ट नहीं अनाउंस कर पाया, अभी तक फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो चुके, सारी की सारी के थोड़े थोड़े करके दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फिर जब आप थोड़ा थोड़ा करके रिजल्ट देते हो ना, तो जो आपकी आवाम है ना उसको आप पे यकीन नहीं रहता।
ट्रस्ट का जो गैप आना शुरू हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, नेशन वाइड आप लोगों ने 8 फरवरी को क्या किया, मोबाइल नेटवर्क्स जो है वो बंद कर दिए, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपने सस्पेंशन कर दी सारी की सारी। अब 2018 में वो क्या कहता है, क्या होता है, 2018 में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से। अब ये सॉफ्टवेयर जो है 2018 में भी इसी तरीके से, उस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट्स जो हैं वो लेट होते जा रहे हैं, और उसकी रीजन ये बताएगी जी आरटीएस बैठ गया जी, आरटीएस जो है वो बर्डन होने की वजह से वो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो गई है। सो दैट इज द रीजन, ये बताएगी। और अब 2024 के अंदर जी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो था, अब ये इनका बैठा बड़ा है। अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है इतना इनका कमजोर हो चुका है कि जी रिजल्ट आने में डिले हो रहा है जी, डिले हो रहा है। हालांकि रिजल्ट आने में इतना ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, और उसकी रीजन ये है कि जो भी पोलिंग स्टेशन बनता है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो एक रिजल्ट जो तैयार कर देता है, वो रिजल्ट जो होते हैं वो समझ लें कि उस पोलिंग स्टेशन के जो होता है वो रिजल्ट एक 2 मिनट का काम होता है। उसके बाद जब पोलिंग ऑफिसर आपका रिजल्ट पहुंचा देता है आगे, पुटअप कर देता है, तो उसको आपने जस्ट पुटअप करना है फिगर्स को। तो ये इतना बड़ा काम नहीं होता। बहरहाल देयर आर मल्टीपल रीजंस कि क्यों डिले किया जाता है, ठीक है। तो ये डिले हो रहा है जी फिर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर, और ये क्या है, इंटरफेरेंस है फ्रॉम पावरफुल क्वार्टर्स, ये है रीजन, बेसिक रीजन जो है, ठीक है। और फिर वो आगे आपको कहता है कि आप जो है ना इंडिया से जो है ना कुछ सबक सीख रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स विद अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है वो ना तो इतना स्ट्रांग है ना इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ इंडिया में कहता है उनका इलेक्शन कमीशन ऑपरेट करता है अथॉरिटी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ वो ऑपरेट करता है, और बड़ा अच्छा ऑपरेट करता है। तो आप उसी से अपना लेसन सीख लें। The Election Commission of Pakistan is empowered to oversee elections without the need for the, यानी कि अब हमें जरूरत है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको, उसमें रिफॉर्म्स करें। क्या करें, पहले तो जो केयर टेकर सेटअप है ना, इससे तो उसकी जान छुड़वाए ना, इसको इतना पावरफुल करें कि वो केयर सेटअप को कहे कि ये चीज भेजो और वो बेचे, ठीक है। पहली बात तो ये, ताकि इनकी इंटरफेरेंस कम हो, क्योंकि ये जो केयर टेकर सेटअप होता है ना, ये भी अल्टीमेटली जो है सर्व करता है किसी खास जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके जो है आप कह लें कि इंटरेस्ट को, ठीक है। तो यही ये बड़ा एक गलत अदा करता है रोल, ये अपनी पावर्स का मिस यूज करता है। This would of course require a transformation of the ECP, transformation of the ECP with autonomy, resources, यानी कि उसको आज़ादी होनी चाहिए, उसके बाद resources होने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, and the technological क्या है infrastructure needed to conduct elections efficiently and transparently। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप कह सकते हैं कि इसको जनाबी अली ये सारी चीजें दी जाएं, आप इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको ऑटोनॉमी हासिल हो, इसको इसके पास रिसोर्सेज हो, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके बाद जो है ये ताकि जो है एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली क्या करवा सके, इलेक्शन करवा सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। द टाइम हैज कम, वो कहता है वक्त आ गया है कि अब हमको ना ये जो पुराना सिस्टम था ना, पुराना जो ओल्ड किस्म का मैन्युपुलेटेड सिस्टम था, उससे जो है अब हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए मॉडर्न ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल पोल प्रोसेस जो है, कि ऐसे हमें जो है इलेक्शंस करवाने चाहिए जो मॉडर्न हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, द विल ऑफ द पीपल एंड स्ट्रेंथन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्यूचर। और इससे क्या होगा कि जो लोगों की राय है उसको क्या होगी, यानी कि उसको माना जाएगा, और इससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस हैं वो मजबूत होंगी, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत होगी। पेपर में लेकर जाऊं तो डेमोक्रेसी एक अहम आपका मेन टॉपिक रहेगा। पोल सिस्टम पुराना, हमारा तरीकेकार ही पुराने हैं, उसी को हम यूज कर रहे हैं, और उसको हमें बेहतर करने की जरूरत है। वो कैसे बेहतर होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स क्या करनी है, ये वाला काम करना है कि इसको आज़ादी देनी है, इसको रिसोर्सेज देनी है, इसको टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है ताकि ये पावरफुल हो सके। केयर टेकर जो सेटअप है उससे इसकी जान छुड़वानी है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करती है, उससे इसकी जान छुड़वानी है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने पावरफुल बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, तो फिर ही जाकर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शंस हो सकेंगे फ्री एंड फेयर। और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो फिर ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पर जो है अनइलेक्टेड फोर्सेस जो हैं उनकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिले होते हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद जो है क्या आता है आपके सामने, वो चीज आती है कि जब अब मेजोरिटी कह रही है कि पीटीआई जो है वो पावर में आए, लेकिन उसको नहीं आने दिया जाएगा,
और वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। हाँ, बाकी मिरेकल्स तो हर दुनिया में होते ही रहते हैं। जरावाला अपाथी इसके अंदर क्या कहते हैं जी? इसके अंदर वो कहता है कि जनाब अली क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अगस्त 2023 के अंदर जड़ामाला में उनके राइट्स की क्या की गई, वायलेशन की गई। आपको पता है ये जड़ामाला का जो एरिया है वहां पर क्या किया गया, जो क्रिश्चियन थे उनके घरों को आग लगा दी गई, चर्चिस को आग लगा दी गई, तोड़ा गया, काफी कुछ किया गया। ठीक है, जो कुछ हो सकता था किया। अब क्यों किया? क्योंकि उनके ऊपर जो था ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने क्या किया, ब्लास्फेमी किया। ब्लास्फेमी अब क्या होता है कि किसी भी जो मज़हब की जो मुक़द्दस चीज़ है उसको उसकी क्या करना, मुक़द्दस चीज़ की आप कर दें, वायलेशन कर दें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप कुछ गुस्ताखाना गुफ्तगू कर दें तो ये ब्लास्फेमी हो जाती है। कुरान पाक को अगर आप कुछ कहीं जो कैसे किताब को जला दिया जाए या उसको पैरों के नीचे रोल दिया जाए, तो इस किस्म के जब कोई काम करता है तो उसको हम मुसलमान एज ए ब्लास्फेमी डील करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने ये हरकतें की हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर जो है एक हजूम की शक्ल में लोग गए और उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की। ठीक हो गया, तो ये इंसिडेंट हो गया, वक्त गुजर गया अगस्त 2023 के अंदर। अब ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की है माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविटीज ने। उसने क्या है कि जनाब उस वक़्त जो हुआ था, वो तो हो गया। उसके बाद जो है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो स्टेट है वो इस चीज़ के ऊपर क्या कर रही है, उस वाक़े को लेकर अब स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी नहीं अदा कर रही। यानी कि जो घर थे डैमेज हुए थे, वो लिस्ट में थोड़े शो करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हकीकत में 100 घर डैमेज हुआ था, तो लिस्ट में 75 घर हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके साथ वादा किया गया था कि हाँ, जिनका नुकसान हुआ था कि हम आपको कंपनसेशन करेंगे, नहीं किया गया। तीसरा जो है, जो चर्चिस डैमेज हुए थे उनकी रिकंस्ट्रक्शन की जा रही थी, जो कि रास्ते में ही रोक दी गई, मुकम्मल नहीं की गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर कहता है बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। पुलिस उन लोगों को जो हजूम था उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही, पकड़ नहीं रही। इसके अलावा जो उस वक़्त जो जब इनके ऊपर ये हजूम ने दावा बोला, तो उनके कई जो माल माल वगैरह ये कि उनकी को जो चीज़ें थी वो लूट-लाट कर ले गए, तो वो भी अभी तक जो है उनको रिकवरी नहीं मिली। पुलिस ने वो भी उनको रिकवर करके नहीं दी। तो इस तरह की वो मुख्तलिफ चीज़ें बताता है कि जब इंसिडेंट क्या था, हेडलाइंस में था, उस वक़्त जो है, जो स्टेट थी उसने कुछ वादे किए थे और वो वादे स्टेट अब भूल चुकी है और उन वादों को फुलफिल नहीं कर रही। तो लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आया हूँ कि स्टेट को कहें कि जनाब वो जो आपने तब वादे किए थे उनको पूरा करें, और ये जो मिनॉरिटी राइट्स की वायलेशन हुई थी उसके बारे में आप लोग कुछ स्टेप लें। ठीक है। और लिहाजा अब जो एडिटोरियल लिखने वाले साहब हैं वो भी यही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस मस्ट कोऑपरेट, इन दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए। क्यों कोऑपरेट करना चाहिए? उसकी एक वजह ये है कि अगर अब ये कोऑपरेट करेंगे इन लोगों के साथ, तो जिन लोगों ने वायलेशन की है उनको पकड़ेंगे, उनको पनिशमेंट होगी, जस्टिस होगा, तो फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन वायलेशन करने वालों को नहीं पकड़ते, इनको सजा नहीं देते, इनको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर फ्यूचर के अंदर क्या होगा, इस तरह के इंसिडेंट बार बार होंगे जो कि एक सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोकते हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर नफरत पैदा करते हैं एक दूसरे के लिए। तो जस्टिस जो है वो कहता है जरूरी है अगर आप फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। पेपर पर्सपेक्टिव में मिनॉरिटी राइट्स की बात की गई, आपके सामने बताया गया कि मिनॉरिटी राइट्स रिलीजन को किस तरह से मिस यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी के नाम से। एंड दैट इज नॉट हैपन फर्स्ट टाइम, बहुत दफा हो चुका है। मशाल मर्डर केस था, जो कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा के उसका मर्डर कर दिया गया। बाद में पता चला कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं बनती थी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मैनेजर था, उसका सिक्योरिटी गार्ड, उसने सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मर्डर कर दिया और कहा इसने ब्लास्फेमी किया। उसके बाद पता चला कि उस मैनेजर के साथ उस सिक्योरिटी गार्ड की नहीं बनती थी, पर्सनल वजह से उसने उसको उसका मर्डर किया था। फिर इसी तरह से सियालकोट के अंदर आपने देखा, आई थिंक सो सियालकोट का ही एरिया था, तो वहां पर भी क्या हुआ, एक श्रीलंका का जो बंदा था, फैक्ट्री का मैनेजर था, उसको वहां के मजदूरों ने पकड़कर मारा, उसकी लाश को आई थिंक सो जलाने भी लगे थे। तो तब पाकिस्तान को अमेरिका ने ये टाइटल भी दिया था, दैट इज अ डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उस वक्त भी यही पता चला बाद में कि जनाब अली उस श्रीलंका के बंदे ने कोई ब्लास्फेमी नहीं की, बल्कि वहां के जो मजदूर थे, काम करने वाले वर्कर थे,
उनकी उनके साथ नहीं बनती थी। तो पाकिस्तान में ये हो चुका है कि जब आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो आप डायरेक्टली तो उसको सज़ा नहीं दे सकते, तो आप क्या करते हैं, ब्लास्फेमी का लगाते हैं बहाना और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को करते हैं फुलफिल, तो जो कि बहुत ही बुरी बात है। ठीक है? और इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में जो है एक नया ही रंग चढ़ चुका है और अब तो लोग मज़हब की बात करते हुए वैसे ही डरते हैं और कोई मज़हब की बात करना ही नहीं चाहता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जनाब ऐसे कोई बात जो मेरे से हो गई तो बाद में इसको तोड़ मरोड़ कर कोई और रंग देकर तो मेरे ऊपर भी ब्लास्फेमी का ठप्पा लगाकर तो मुझे भी ना नुकसान पहुंचा दिया जाए। एंड दैट इज द रियलिटी, यही हकीकत है हमारी सोसाइटी की। और इन चीजों की वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो ये चीज़ों को काउंटर करने की ज़रूरत है। कोई भी जो है ऐसी ब्लास्फेमी का काम करता है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर ही ये चीज़ रुकेगी, वरना फिर नहीं रुक सकती। और पाकिस्तान में तो जो इस तरह के काम करते हैं उनके साथ बस ठीक है, यही काफ़ी है, इतना ही, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी टॉपिक के अंदर आपके साथ और डिबेट करेंगे। सो जी, ये रहा आपका टुडे जो एडिटोरियल का लेक्चर था और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसको अब डेली बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इलेक्शंस की वजह से कुछ जो चीज़ें जो थी वो डिले हो गई थी। सो जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।